चलिए आज का टॉपिक है कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड C4H8O2 फैलिंग्स सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। फैलिंग सॉल्यूशंस को एल्डिहाइड्स रिड्यूस करते हैं। एल्डिहाइड्स गिव्स फैलिंग्स टेस्ट इन जनरल, liberates hydrogen when treated with sodium metal and gives positive iodoform test। तो ये तीन इंफॉर्मेशंस उस कंपाउंड के बारे में गिवन है। सोडियम लिबरेट करने के का मतलब है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने का मतलब है कि उस कंपाउंड में एक एक्टिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। सोडियम मेटल के साथ यूजुअली अल्कोहल्स रिएक्ट कर पाते हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स। एल्डिहाइड्स रिएक्ट नहीं करते। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब या तो वो मिथाइल कीटोन है या फिर 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथाइल कीटोन। एसिटाल्डिहाइड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी एन एल्डिहाइड। तो ये दो तीन चीजें अपन को कंपाउंड के अंदर ढूंढनी है। ठीक है, ऑप्शंस देखकर ही डिसाइड हो पाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अगर अपन सारे ऑप्शंस देखें, सेकेंड वाले कंपाउंड को अगर देखें तो उसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, फैलिंग्स टेस्ट भी देगा, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ऐसे ही थर्ड वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मिथाइल कीटोन है, फैलिंग्स टेस्ट देगा, बट एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फोर्थ वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, लेकिन फैलिंग्स टेस्ट नहीं देगा। ये सारी प्रॉपर्टीज अगर अपन ढूंढने जाएं तो फर्स्ट कंपाउंड में दिखती हैं। ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल भी दिख रहा है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी दिख रहा है। So it will be able to give iodoform test, liberate hydrogen gas as well as give Fallings test। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें अप्रोप्रिएट रिएजेंट सर्च कर सिलेक्ट करना है फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो कीटो ग्रुप को रिड्यूस किया जा रहा है, जबकि अल्कोहल ग्रुप जो है ना वो अनटच्ड है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कीटो ग्रुप को डायरेक्ट CH2 में बदल दे, CH2 में बदल दे। NaPH4 भी कीटोन्स को रिड्यूस करते हैं पर वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्टली CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्लीमेंसन्स रिडक्शन या वुल्फ किश्नर रिडक्शन यूज करते हैं। यहाँ पर वुल्फ किश्नर रिडक्शन के सारे रिएजेंट्स तो गिवन नहीं है, यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकॉल भी लेते हैं अपन, बट नेवरदलेस अपन को समझ में आ रहा है ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन के रिएजेंट्स हैं। और ये क्लीमेंसन्स रिडक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है और वुल्फ किश्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है। काम दोनों एक ही करते हैं, पर ध्यान रहे क्लीमेंसन्स रिडक्शन हम ऐसे मीडियम में यूज नहीं करना चाहते जो एसिड सेंसिटिव हो। अगर एसिड के साथ कोई ग्रुप रिएक्ट कर सकता हो, कंपाउंड में ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हो जो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हो, प्रोटोनेट हो सकते हो, तो फिर अपन वहां क्लीमेंसन्स रिडक्शन यूज नहीं करना चाहते। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन ऐसे सबस्ट्रेट्स पर यूज नहीं करना चाहते जिनमें बेस सेंसिटिव ग्रुप्स प्रेजेंट हो जो OH- के साथ रिएक्ट कर जाएं, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन पुल हो जाए। तो यहाँ पर ये जो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। HCl की प्रेजेंस में ये प्रोटोनेट हो सकता है, प्रोटोनेट होकर यहाँ से वाटर का लॉस हो सकता है और वाटर के लॉस के बाद यहाँ पर क्लोराइड आकर अटैच हो सकता है। ये 2 डिग्री अल्कोहल भी है। तो
रिडक्शन के साथ साथ यहाँ पर क्लोरीनेशन होना भी पॉसिबल है, इसलिए बेटर रिएजेंट सेकंड वाला रहेगा, जिसके बेसिक मीडियम के अंदर OH ग्रुप अनटच्ड रहेगा, वहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Acid hydrolysis of P and Q can be distinguished by product of acid hydrolysis. एसिडिक मीडियम में एस्टर्स को हाइड्रोलाइज किया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये एस्टर्स हैं, और एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही केस में एसिटिक एसिड बनेगा, पर जो अल्कोहल है वो दोनों केसेस में डिफरेंट बनेगा। इस तरह का अल्कोहल सेकेंड केस में ऑब्टेन होगा। और ये जो अल्कोहल्स ऑब्टेन हो रहे हैं इनके बारे में आप ऑब्जर्व करिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, सेम कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। तो ये इनॉल फॉर्म्स हैं, और ये जो इनॉल्स हैं ये अपने टॉटोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट वाले इनॉल का टॉटोमर एसीटोन है और सेकंड वाले इनॉल का टॉटोमर प्रोपियोनल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इनॉल्स रेडिली अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डो फॉर्म में, और कीटोन और एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है तो एक ऐसा रिएजेंट जो एक से रिएक्ट करे और दूसरे से रिएक्ट ना करे, वो होगा फेलिंग्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो P से मिलने वाला कंपाउंड फेलिंग्स टेस्ट नहीं देगा, Q से मिलने वाला कंपाउंड फेलिंग्स टेस्ट देगा। फोर्थ क्वेश्चन, द मेन रिडक्शन प्रोडक्ट of the following compound with NaBH4 in methanol is? NaBH4 is a milder reducing agent than LiAlH4. इसका स्पेशलाइजेशन कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करने में है। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करने के लिए ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्डिहाइड्स, वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स के एक्शन के बारे में क्लैरिटी रखना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन किसको ज्यादा बेटर रिड्यूस करता है, ये सब बार बार रिवीजन के जरिए ही याद रह सकता है, अदरवाइज कंफ्यूजन आने के चांसेस होते हैं। ये कीटो ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है, 3 डिग्री अमाइड है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आइसोलेटेड है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, अमाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ कीटो ग्रुप को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। जिस सोर्स से मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें आंसर कुछ और दिया हुआ है, बट द आंसर शुड बी फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। The major product obtained in the following reaction is or are? ये ब्यूटॉक्साइड आयन है, CH3 CH2 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 O-, ब्यूटॉक्साइड आयन। और ब्यूटॉक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे इथॉक्साइड आयन होता है। इथॉक्साइड आयन से भी स्ट्रॉन्गर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, बल्कियर भी है, और ये एक एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस जब अटैक करेगा तो एलिमिनेशन करवाने की टेंडेंसी होगी, बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराने की टेंडेंसी होगी। अगर बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड बेस नहीं है तो हम मोर स्टेबल एल्कीन बनाने की तरफ जाते हैं।
यहाँ पर इस तरह का एल्कीन बनना चाहिए. दिस शुड बी द प्रोडक्ट आफ्टर स्टेप 1. और थर्ड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में अपन ओजोनोलिसिस कर रहे हैं. डाइमिथाइल सल्फाइड जो है वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यूज किया जाता है. जो नेसेंट ऑक्सीजन बचेगा उसको कंज्यूम करने के लिए डाइमिथाइल सल्फाइड यूज कर रहे हैं, ताकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सके. ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. 1 2 3 4. और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे. तो ये कंपाउंड्स अपन को ऑब्टेन होंगे. डाइएल्डिहाइड्स. CHO को क्या बोलते हैं? ग्लायोक्सल. इसको शायद ग्लायोक्सल बोलते हैं. CHO CH2 CH2 CHO एक प्रोडक्ट ये बनेगा. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन. मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज NaOH डेल्टा. ठीक है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो और NaOH डेल्टा लिखा हुआ हो तो फर्स्ट थॉट आना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन. और अगर एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं हो तो सेकंड थॉट आना चाहिए कैनिज़ारो रिएक्शन. ठीक है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं. एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये अल्फा कार्बन है. फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन जो है ना उसको अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं. और इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है. वैसे कीटोन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है. तो यहाँ पर अपने पास दो चॉइसेस हैं. ये तो साफ जाहिर है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटो ग्रुप भी है सेम मॉलिक्यूल में. तो क्वेश्चन यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन करवाना चाह रहा है. ये क्वेश्चन देने वाले का इंटेंशन है. बट एट द सेम टाइम सोचना ये है कि अल्फा हाइड्रोजन किसका एब्स्ट्रैक्ट करें और अटैक किस पर करवाएं. एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके कीटोन पर अटैक हो सकता है या कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एल्डिहाइड पर अटैक हो सकता है. वैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव. ठीक है ना. अल्फा हाइड्रोजन्स तो दोनों के लगभग एक जैसे ही एसिडिक हैं, बट एल्डिहाइड ग्रुप इज मोर ओपन टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. वहां पर हिंड्रेंस कम होता है. तो नॉर्मली अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं तो अपन एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करवा के मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं. प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर मल्टीपल बनेंगे पर पूछा है मेजर प्रोडक्ट. तो इंटेंशन होना चाहिए कीटो ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन निकालकर एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक कराना. अगर यहाँ से कराएं तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी. और यहाँ से कराएं तो आप देख सकते हैं 2 कार्बन और बढ़ जाएंगे, 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी. 7 मेंबर्ड रिंग बनाना तो बेटर नहीं है. 5 मेंबर्ड रिंग बनाने के लिए जाना चाहिए. तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, एनायन बना, इनोलेट आयन जिसको बोलते हैं, और उसने इस कार्बन पर अटैक किया. तो देखिए 5 मेंबर्ड रिंग बन गई. कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप इस रिंग में भी नंबरिंग कर सकते हो. और फिर सोचो किस तरह के ग्रुप पर क्या लगने वाला है, किस कार्बन एटम पर क्या लगने वाला है. 5th कार्बन एटम पर अटैक हुआ है तो यहाँ पर O- हो जाएगा. 4th कार्बन एटम पर एक मिथाइल लगा हुआ है. 2nd 3rd कार्बन एटम पर कुछ नहीं है. 1st नंबर के कार्बन एटम पर यह ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O CH3. बाद में ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये पानी में से H+ पुल कर लेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा. पानी में से H+ पुल करने के बाद प्रोटोनेट हो गया. यह बन गया एल्डोल या कीटोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. और उसके बाद आप जानते हैं बेसिक मीडियम है तो इस कीटोन का ये एक और अल्फा हाइड्रोजन पुल होगा, एनायन बनेगा. वो जो एनायन बनेगा वो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा और OH- को डिपार्ट करने के लिए फोर्स करेगा. इसको बोलते हैं E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस, E1CB मैकेनिज्म. और इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा अल्फा और बीटा पोजीशंस पर डबल बॉन्ड आएगा। हाँ रितिका बोलो। सर जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कीटोन की जगह अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता अगर वहां पे, तो फिर दोनों एल्डिहाइड में से कैसे डिसाइड करते हैं? डेफिनेटली डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो तब तो अपन यूजुअली एल्डिहाइड पर अटैक कराएंगे, और अगर दोनों एल्डिहाइड हैं तो दो तीन बातें सोचनी पड़ेंगी कि किधर से अटैक कराने पर ज्यादा स्टेबल रिंग बन सकती है, और दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। जैसे इस तरह का रहे और सिमेट्रिक रहे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से करा के इस पर अटैक कराओ या यहाँ से निकाल कर इस पर अटैक कराओ, सेम ही बनेगा। सोच सकते हैं ना। यस। लेकिन अगर डिफरेंट हो, कुछ डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन को लेस एसिडिक बनाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना वो अल्फा हाइड्रोजन को लेस एसिडिक बनाएंगे। और अगर ये लेस एसिडिक हो जाएगा तो फिर इसको पुल करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। उस सिचुएशन में अपन वो अल्फा हाइड्रोजन निकालना चाहेंगे जो ज्यादा एसिडिक हो। ठीक है। यस। और अगर यस। कोई डिफरेंस नहीं है तो आप कहीं से भी पुल कर लीजिए, सेम बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखते हैं कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए। एल्डिहाइड पर अटैक हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर हाँ डियोन बोलो। सर वो एक बार सर लास्ट वाला फिगर में कुछ पूछना है सर। हाँ बोलो। सर इसमें आपने डबल बॉन्ड इस वाले के साथ, इस वाले सर दो अल्फा है वैसे तो सर, मतलब अगर डबल बॉन्ड बनानी चाहिए तो सर आपने उसके साथ इसलिए बनाया क्योंकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगी, मतलब डबल सिंगल डबल होगा। नहीं वो भी रीजन नहीं है, वो तो बाद में आ रहा है। रीजन एक्चुअली ये है कि देखो ये बेसिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन। नॉर्मली जो एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, जानते हो ना। यस सर। एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन अपन एसिडिक मीडियम में करते हैं, यस पर सर। ये जो अपना एल्डोल कंडेंसेशन ये बेसिक मीडियम में हो रहा है। और बेसिक मीडियम में OH माइनस को डिपार्ट कराना आसान नहीं है। OH माइनस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। OH माइनस ऐसे अपने आप लीव नहीं करता। ये जो बेसिक मीडियम है इसके अंदर इस कीटोन का ये अल्फा हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है, और ये OH माइनस इसको फिर से एब्स्ट्रैक्ट करता है। मैंने सारी प्रोसेस एक ही बार में दिखा दी थी, चलिए इस बार 2 स्टेप्स में दिखा देता हूँ। तो पहले तो ये अल्फा हाइड्रोजन फिर से एक और एब्स्ट्रैक्ट होगा। ध्यान रहे फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए कीटोन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनने के लिए। डियोन इस बात को समझ रहे हो। यस सर। एक अल्फा हाइड्रोजन तो पहली बार में एब्स्ट्रैक्ट हुआ था, तब जाकर इनोलेट आयन बना था और ये रिंग फॉर्म हुई। यस सर। और अब एक दूसरा अल्फा हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर फिर से इनोलेट आयन बन गया है। इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और ये कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद फिर ये OH माइनस को फोर्स करता है डिपार्ट करने के लिए। पहले तो अपन क्या करेंगे, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पुश कर देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन से इधर आएगा और इस तरफ आएगा, इस जहां पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, और फिर OH माइनस को फोर्स करेगा डिपार्ट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद फिर OH माइनस को यहाँ से डिपार्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। अदरवाइज OH माइनस इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, पर कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद अपन उसको डिपार्ट करने के लिए फोर्स करते हैं, और हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन क्रिएट होता है। ठीक है ना। तो ये क्योंकि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ही एब्स्ट्रैक्ट हुआ था, इस वजह से यहीं पर डबल बॉन्ड आ सकता है और कहीं आ नहीं सकता। आ रही बात समझ में। यस सर। सर अल्फा एच एसिडिक होने के कारण वो है। अल्फा एच एसिडिक होने के कारण ये इस तरह से OH माइनस डिपार्ट कर रहा है। यस चलिए 7th क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मेजर प्रोडक्ट पूछा है। पहले स्टेप में टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, एंड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस
बल्कि बेस है। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का नाम सुनते ही अपन एलिमिनेशन के बारे में सोचेंगे या एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड दिख रहा है अपन को, एल्काइल हैलाइड जैसा ग्रुप दिख रहा है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इस हाइड्रोजन को निकालेगा, वैसे भी ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको पुल करेगा। ये पुल होने के बाद वहां से क्लोराइड को डिपार्ट करवाया जाएगा, ठीक है। क्लोराइड के डिपार्चर के बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये वही एलिमिनेशन हो गया है जैसा अपन एल्काइल हैलाइड्स में कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये एलिमिनेशन होना चाहिए, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और सेकंड स्टेप में H2SO4 के साथ हीटिंग की जा रही है। अब H2SO4 कहाँ अटैक कर सकता है? H2SO4 के लिए सेंसिटिव पोजीशन कौन सी दिख रही है? ये डबल बॉन्ड ही दिख रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि कार्बोकेटायन कौन सा बनाए? H2SO4 जब प्रोटोनेशन करेगा तो कार्बोकेटायन ये वाला बनाए या फिर कॉर्नर पर बनाए? नॉर्मली अपन कॉर्नर पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना प्रेफर तो नहीं करते, पर यहाँ पर जो दो चॉइसेस हैं उसमें से आपको कौन सा कार्बोकेटायन रिलेटिवली मोर स्टेबल लग रहा है? फर्स्ट वन। क्वेश्चन का इंटेंशन सेकेंड यही वाला। है कि आप ये पहचानें कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और इस कार्बोकेटायन को अनस्टेबल बना देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार अपन को एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना होता है, उसने क्या सोचकर ये ग्रुप लगाया हुआ है, वो हमसे क्या चाहता है। वो यही चाहता है कि यहाँ पर कार्बोकेटायन ना बनाया जाए क्योंकि वो लेस स्टेबल होगा, कॉर्नर पर ही बनाएंगे। और कॉर्नर पर जब बनेगा उसके बाद ऑप्शंस, ध्यान रहे ऑप्शंस बहुत यूजफुल हैं, कई क्वेश्चंस बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होंगे। ऑप्शंस देखकर समझ में आ रहा है कि रिंग पर अटैक होना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए जाएं, इधर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करें और फिर कार्बोकेटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें। फाइनली जब एरोमेटिसिटी रिज्यूम होगी तो इस तरह की 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो ये अपना होगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट, या कुछ गलत बोल रहा हूं? ये जो एक सेकंड, ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसके ऑपोजिट लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना तो वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। ये बोलने का क्या मतलब है? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, फिनॉल नहीं हो सकता। इसका मतलब उसमें फिनॉल ग्रुप नहीं है। फिनॉल्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट देते हैं, आप जानते हैं। बेंजीन रिंग पर अगर OH लगा हुआ है और FeCl3 सॉल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट करा रहे हैं तो किस तरह का कलरेशन मिलता है? वायलेट कलरेशन। इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, OFeCl2 प्लस HCl, वायलेट कलरेशन। तो ये फिनॉल का टेस्ट है, ऑल्दो NCERT टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस में यूज आता है। तो इसमें फिनॉल ग्रुप नहीं है, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी नहीं है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटीज हैं। और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये सब पढ़ने के बाद अब तो जाहिर हो गया कि वो कीटोन ही होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, इसमें फिनॉल ग्रुप नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में अगर अपन सोचें तो क्या फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो सकता है? नहीं सर। सेकेंड ऑप्शन, उसमें एल्डिहाइड है, वो भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में
कीटो ग्रुप तो है पर ये मिथाइल कीटोन नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में मिथाइल कीटोन तो फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है, तो ये वाला ग्रुप जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा इंटरेस्टिंगली, और ये वाला ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। वैसे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन जैसे ही दिखता है तो वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ संगम बोलो। सर अब जैसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के रिएक्शन मैकेनिज्म में देखते हैं कि कैसे ये जो इथेनॉल है या वो जो इस टाइप के ग्रुप्स हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, तो Right. तो क्या सिर्फ ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि वो सिर्फ ब्रोमीन दे दे और या कोई हैलोजन दे दे और हमें हमसे एक्सपेक्ट करे कि हम इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दे दें इथेनॉल से उसे कोई एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड में बना दे या ऐसा कुछ और? आयोडोफॉर्म टेस्ट के प्रोडक्ट्स लिखना तो आपको आना ही चाहिए। नहीं इसमें तो वो NaOH वैसे नहीं, सिर्फ Br2 से। NaOH प्लस Br2 ये अपने ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन के लिए उसमें आता है। इसमें अपन बुक्स ऐसे भी लिख सकती हैं NaOBr, Yes, sir. NaOBr भी लिख कर दे सकती हैं, क्योंकि हाइपोब्रोमाइट आयन बनता है इनकी रिएक्शन से, और हाइपोब्रोमाइट आयन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो 2 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है पहले कीटोन में, और उसके बाद फिर अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनके। इस तरह से लिख कर दे सकता है क्वेश्चन। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो। ओके सर, मैं बाद में वैसे ही पूछ लूँ। ठीक है, अलग से पूछ लेना। नाइन्थ क्वेश्चन भी फिर से क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। फिर से आप देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड है, कीटोन है, दोनों में देखा तो यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन। पर ध्यान से देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और मेजर प्रोडक्ट ही पूछा होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड पर अटैक कराने से नॉर्मली मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और रिंग भी बेटर बननी चाहिए, ये भी एक कंस्ट्रेंट है, 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए। तो आप सोचिए अगर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया जाए और एल्डिहाइड पर अटैक कराया जाए तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और 6 मेंबर्ड रिंग तो बनानी चाहिए। 6 membered ring is even more stable than a 5 membered ring। और इसके बाद आप देखें कहाँ पर क्या लगाना है। सेकेंड नंबर के कार्बन पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, थर्ड नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, सिक्स्थ नंबर के कार्बन पर OH आ जाएगा जब एल्डोल बनेगा या कीटोल बनेगा, और फिर जब E1CB मैकेनिज्म होगा तो फिर इवन CB नहीं भी कराएगा तो ये H3O प्लस डेल्टा करा के भी वही चीज इंडिकेट कर रहा है। बाद में एसिडिफाई करके अगर हीट करेंगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये एक मोर स्टेबल एल्कीन भी है। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट्स को ऑप्शंस में सर्च करिए, थर्ड और फोर्थ डेफिनेटली आंसर नहीं होंगे, फर्स्ट और सेकंड में ढूंढिए। कीटोन के रिस्पेक्ट में 2 पोजीशन छोड़कर अल्कोहल है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन भी होना चाहिए, ये बात सेकंड ऑप्शन में नजर आ रही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 10th क्वेश्चन, LiAlH4 एक्सेस। एक्सेस का मतलब यह है कि जितनी भी साइट्स LiAlH4 रिड्यूस कर सकता है उन सब पर रिडक्शन कर देना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन्स को तो रिड्यूस करता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी रिड्यूस करता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को भी रिड्यूस करता है, साइनाइड्स को भी, नाइट्रो ग्रुप्स को भी, ठीक है, इवन अमाइड्स को भी, अमाइड्स को अमीन्स में बदलने के काम आता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑल्दो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स को यूजुअली रिड्यूस नहीं करेगा,
until and unless वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो। तो ये डबल बॉन्ड अनटच्ड रहना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होना चाहिए, कीटो ग्रुप डेफिनेटली रिड्यूस होगा, नाइट्रो ग्रुप भी रिड्यूस होगा। So we should expect this product NH2 CH2OH, carbon double bond should remain intact। और ये चीज हमें कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है? अगर अपन देखें तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में केयरफुली कंपेयर करो, सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी रिड्यूसिंग एजेंट पर ही है। NaBH4 एस्टर्स को रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड्स को भी नहीं करेगा इन जनरल, यहां पर सिर्फ कीटो ग्रुप को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आंसर आइडेंटिफाई करना आसान है, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एब्स्ट्रैक्ट किए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पर, मतलब 2 डबल बॉन्ड्स या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है उसके अंदर, और इस तरह की रिएक्शन भी वो देता है। और इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है बी, वो है 3-ऑक्सो हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एक्चुअली इस क्वेश्चन में गलत नाम लिखा हुआ है, हेक्सेन डाइओइक एसिड नाम होना चाहिए, हेक्सेन डाइओइक एसिड, क्योंकि ऑप्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। ठीक है ना, हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलने का मतलब तो ये निकलेगा कि 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, उसके अलावा एंड पर COH 2 ग्रुप्स और लगे हुए हैं, ऐसा मानेंगे तब तो टोटल 8 कार्बन्स हो जाएंगे स्ट्रेट चेन में। ठीक है ना, जो कि सही नहीं है, एक्चुअली 6 कार्बन का ही इसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर किया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 एडिपिक एसिड, 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इसमें थर्ड पोजीशन पर फिलहाल कीटो ग्रुप भी है। ये अपना टॉलेंस रिएजेंट है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट होता है। उसमें ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा, सिल्वर डिपॉजिट करेगा। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड्स को यूजुअली ऑक्सीडाइज करता है, और भी कुछ स्पेशल केसेस में ऑक्सीडेशन करता है, बट नॉर्मली एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है ना, और ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ये क्वेश्चन भी ऑप्शंस की मदद से होगा, ध्यान रहे, बिना ऑप्शंस के नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस एलिमिनेट करते हुए चलना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस अगर आप एक एक करके देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लगेगा। थर्ड वाले कंपाउंड में अगर आप ओजोनोलिसिस करें, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो देखो ये रिंग ब्रेक हो जाएगी, रिंग ओपन हो जाएगी, यहां से भी एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल निकलेगा, फॉर्मल्डिहाइड, और इस तरह से रिंग ओपन होने के बाद C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद इस तरह से एक डाई एल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड को फिर अपन आगे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वैसे तो फॉर्मल्डिहाइड भी टॉलेंस टेस्ट देगा, फॉर्मिक एसिड में बदलेगा, फॉर्मिक एसिड भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है टॉलेंस रिएजेंट से। ठीक है, लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप्स फिलहाल अपन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और एल्डिहाइड ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन के बाद एसिड बन जाएगा अपॉन प्रोटोनेशन। हाँ नव्या बोलो। सर ये जो अभी रिंग ओपन हुई है, इसमें ये कीटोनिक ग्रुप थर्ड पोजीशन पे थोड़े ना, ये तो सेकंड पे आ रहा है। सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। सर फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए आंसर। हाँ फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, सॉरी।
फर्स्ट ऑप्शन आंसर होना चाहिए, प्लीज करेक्ट। थर्ड पोजीशन पर आ रहा है फर्स्ट वाले में, 1 2 3, यहाँ पर सेकंड पर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, 13th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज H3O प्लस। H3O प्लस वैसे तो डबल बॉन्ड पर भी अटैक करके प्रोटोनेशन करके वाटर का एडिशन हो सकता था, यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो सकता था, लेकिन अगर अपन यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखें तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसके बाद ये जो रिंग है इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में आता है। इसका मतलब ये जो 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ बन रही है ये एक एरोमेटिक रिंग बन रही है, and aromatic rings are more stable than non-aromatic rings। तो एरोमेटिक रिंग अगर बनता है भले ही वो पॉजिटिवली चार्ज रहे तो वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोटोनेशन होगा वो इस कीटो ग्रुप का होगा और प्रोटोनेशन के बाद पाई बॉन्ड अपन ब्रेक कर देंगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। This should be the major product because of the formation of an aromatic ring। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, एक स्पेशल सिचुएशन है, अदरवाइज अपन एल्कीन का हाइड्रेशन करने के लिए जाते हैं। 14th question, identify A in the following reaction sequence। A पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके बाद में डिहाइड्रेशन के चलते B बनाता है, B का ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बन रहा है जो अपने सामने दिया हुआ है। तो फिर से ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अपन को ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओजोनोलिसिस कराई जा रही है बी से प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, और जो अपने को स्टार्टिंग सब्सटेंस दे रखा है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए। तो ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, सारे ही देंगे, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्ट कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस कीटो ग्रुप पर ही अटैक करेगा और कीटो ग्रुप पर अटैक करने के बाद यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, एक और मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, फिर अपन डिहाइड्रेशन करा रहे हैं और डबल बॉन्ड ला रहे हैं। एक और बात ऑब्जर्व करो, यहाँ पर फाइनली एल्डिहाइड लगा हुआ है कार्बन पर बेंजीन रिंग के बाहर, तो यहाँ मिथाइल ग्रुप मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए। यहाँ कार्बन के बाहर जो बेंजीन रिंग के बाहर जो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये तो सही नहीं लग रहा है, सेकंड और फोर्थ में से ही देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की मदद से ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। सपोज मैं फोर्थ ऑप्शन को लेकर आगे बढ़ूं, इसको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराऊं, और हाइड्रेशन करूं, इस तरह का अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल बनने के बाद अगर अपन इसको हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड आना है। डबल बॉन्ड यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि लगातार 2 डबल बॉन्ड्स हो जाएंगे। CH3 तो यहाँ पर वन टू
3। अगर अपन इसका डिहाइड्रेशन करें, एक्चुअली यहाँ पर ये जो H2SO4 दिया हुआ है ना, ये आई थिंक बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करवाने के लिए दिया हुआ है। पहले तो प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद कार्बोकेटायन बनेगा, और ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। फिर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ इस तरह से 2 मिथाइल ग्रुप्स, और ये रिंग बनने के बाद फिर अपन ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट है बी, इसका ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से रिंग ओपन होगी, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा और कीटो ग्रुप भी क्रिएट होगा। और उसके बाद अगर अपन गिवन कंपाउंड से मैच करें तो ये मैच कर रहा है उसके साथ, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्लोजली ऑब्जर्व करके ही क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन को करना इतना आसान नहीं रहेगा। फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पर। हाँ रितिका बोलो। सर ये वाला एक बार वापस से बता दीजिए। देखो आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं लिया है, उसको बेंजीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे तो फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे तो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा नहीं जो जहाँ तक अपन को पहुंचना है। और अगर अपन डिहाइड्रेशन करवाना भी चाहें तो यहाँ तो अपन डबल बॉन्ड लाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगातार 2 डबल बॉन्ड्स हो जाएंगे जो क्यूमुलेटेड डाइईन बन जाएगा जो कि अनस्टेबल होगा। और तो फिर इसका रोल क्या है, मतलब क्या करवा रहे हैं इससे? इससे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से तो अपन इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करके रिमूव करवा रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद कार्बोकेटायन बन रहा है और कार्बोकेटायन फिर इस रिंग पर अटैक कर रहा है। इसका रोल तो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए ही है, और तो इसका कोई रोल नहीं हो सकता यहाँ पर। हाँ नव्या बोलो। सर इस क्वेश्चन में अगर हम बेंजीन रिंग के अलावा टोटल नंबर ऑफ कार्बन को भी तो काउंट करके देख सकते हैं ना, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में अगर मतलब एक्स्ट्रा कार्बन ऐड हो रहा है तो वो ग्रिग्नार्ड की वजह से ही ऐड हो रहा है और बाकी किसी में भी नहीं हो रहा है। तो वो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ही फिनाइल के अलावा लास्ट प्रोडक्ट में 6 कार्बन है। लास्ट ऑप्शन को अगर सबस्ट्रेट मान के करते हैं तो सेकंड ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो 1 कार्बन कम आएगा लास्ट प्रोडक्ट में। हाँ वो भी एक ट्रिक है, पर अपन अभी रिएक्शंस के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे थे, रिएक्शंस को समझते हुए। बाकी ये ट्रिक तो अपन यूज कर ही सकते हैं, कार्बन्स की काउंटिंग करना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बन एटम बढ़ा रहा है तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट में 1 कार्बन कम होगा प्रोडक्ट के मुकाबले, इस तरह से भी सोच सकते हैं। और ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एल्डिहाइड लग रहा है तो एल्डिहाइड लगने के कारण यहाँ पर मिथाइल नहीं रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, अदरवाइज तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस का यूज डेफिनेटली करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरेक्टली करना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एल्कीन C5H10 ओजोनोलिसिस करके मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स Y एंड Z दे रहा है। Y पॉजिटिव फैलिंग्स टेस्ट देता है, मतलब एल्डिहाइड है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। एल्डिहाइड भी हो और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। और जो कंपाउंड Z है वो फैलिंग्स टेस्ट नहीं देता बट आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये तो आसान हो गया क्वेश्चन। टोटल 5 कार्बन थे, ओजोनोलिसिस के बाद ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया और बचे हुए 3 कार्बन जो हैं उनसे एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, फैलिंग्स टेस्ट नहीं देता। इसका मतलब वो एसीटोन होगा और कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और सॉरी स्ट्रेट चेन नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड रहेगा। ये कंपाउंड होगा अपना स्टार्टिंग सबस्ट्रेट। सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए।
ठीक है। 16th क्वेश्चन, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O है। ऑक्सीडेशन करने पर कंपाउंड बी मिला C5H10O। ठीक है, C5H12O में कोई अनसैचुरेशन नहीं है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जिसको बोलते हैं वो 0 है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 है। इसका मतलब ये है कि वो ओरिजिनल कंपाउंड अल्कोहल है और वो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। कंपाउंड बी 2,4-DNP टेस्ट देता है, लेकिन हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, सिल्वर मिरर टेस्ट भी नहीं देता, मतलब एल्डिहाइड नहीं है और मिथाइल कीटोन भी नहीं है। कीटो ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला कंपाउंड अगर अपन देखें तो यहाँ से एल्डिहाइड बन सकता है अपॉन ऑक्सीडेशन, तो फर्स्ट वाला कंपाउंड रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले से मिथाइल कीटोन बन सकता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले से भी एल्डिहाइड बनेगा अपॉन, फोर्थ वाले से एल्डिहाइड बनेगा तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला कंपाउंड ही एक्सेप्टेबल है, इसके ऑक्सीडेशन से 3-पेंटेनोन बनेगा जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन 2,4-DNP टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। 17th क्वेश्चन, तो ये सब तो रिएक्शंस आपकी पढ़ी हुई है। कैल्शियम कार्बाइड और वाटर, कार्बाइड आयन इस तरह का है, यहाँ पर वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर से प्रोटॉन्स पुल कर लेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है कार्बाइड आयन, प्रोटॉन्स पुल करने के बाद एसिटाइलिन बन जाएगा। एसिटाइलिन का अपन हाइड्रेशन कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर के एडिशन के बाद इनॉल बनेगा और इनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर, सॉरी टॉटोमराइज होकर एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी जो है वो एक एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एसिटिक एसिड बनेगा। सारे रिएक्शंस एक के बाद एक नेचुरली समझ में आ रहे हैं। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये एसिड है तो सॉल्ट बनेगा, पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्ट बनाएगा कैल्शियम एसिटेट, उसमें 2 एसिटेट आयंस चाहिए फॉर एवरी कैल्शियम आयन। फॉर एवरी कैल्शियम आयन वी नीड 2 एसिटेट आयंस। इस तरह से अपन कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल्दो कैल्शियम और एसिटेट के बीच के बॉन्ड्स मेजरली आयनिक हैं कैरेक्टर में, पर इस तरह से दिखाते हैं। और आपको पता है इसको हीट करने पर फिर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा एसीटोन। तो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने का एक मेथड होता है। कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करने पर कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं। फिलहाल इसका आंसर है 4th ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following esters gets hydrolyzed most easily under alkaline conditions? हाइड्रोलाइज एल्कलाइन कंडीशंस में कर रहे हैं, बेसिक कंडीशंस में। अगर आप इन सबको ऑब्जर्व करें तो ये सब, इन सब में ये जो लीविंग ग्रुप है इसका डिफरेंस है, अदरवाइज ये सब एसिटेट्स हैं। ये भी एसिटेट है, ये भी एसिटेट है, ये भी एसिटेट है, इस लीविंग ग्रुप का डिफरेंस है। तो सवाल यही उठता है कि लीविंग ग्रुप कितना स्टेबल है। जो एल्कोक्साइड आयन लीव करेगा बेसिक मीडियम में वो कितना स्टेबल है। तो सोचो इस एल्कोक्साइड आयन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग NO2 है
NO2 बनने वाले एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेगा, और जो सबसे स्टेबल लीविंग ग्रुप होगा वो सबसे आसानी से लीव करेगा, उसी की हाइड्रोलिसिस आसान होगी। फोर्थ ऑप्शन आंसर होना चाहिए। सर अगर एसिडिक मीडियम में होता तो कुछ डिफरेंस होता? हाँ, एसिडिक मीडियम में फिर इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी नहीं देखते अपन, फिर तो अपन मोस्ट प्रोबेबली उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है वो देखते, क्योंकि वहां पर इस तरह से फिनॉक्साइड आयन तो लीव नहीं करता, वहां पर अल्कोहल के फॉर्म में लीव करता है ये, यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में लीव कर रहा है। फिर भी मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा और ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा कार्बोनिल कार्बन पर, उतना ही आसानी से हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, 19th क्वेश्चन, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप करना मुश्किल फील करोगे। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो B2H6 है, बोरेन या डाइबोरेन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सिलेक्टिवली। एस्टर्स और साइनाइड्स का ये पुअर रिड्यूसिंग के लिए ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। एस्टर्स और साइनाइड्स के साथ इसकी रिएक्टिविटी कम है, ये बात पता होनी चाहिए। और ये जो SnCl2HCl वाली रिएक्शन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आई थिंक इसका नाम स्टीफन्स रिएक्शन है। और ये क्या करती है, ये साइनाइड्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करती है, पढ़ा होगा आपने। डायबल H जो है वो एस्टर्स और साइनाइड्स दोनों को ही एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो आपको अल्कोहल चाहिए, एसिड चाहिए और एल्डिहाइड चाहिए। अल्कोहल तक बदलने के लिए B2H6 का यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड तक जाने के लिए अपन स्टीफन्स रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, पर अपन को एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, आपको सारे रूट्स एक एक करके अच्छे से देखने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं फोर्थ वाले रूट के बारे में सोचूं, फोर्थ वाले रूट से जाऊं तो पहले B2H6 यूज करूंगा। B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, बट COOET बचा रह जाएगा और साइनाइड बचा रह जाएगा, इस पर इसकी रिएक्टिविटी कम है। फिर अगर मैं फिर डायबल H करूं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फिर हाइड्रोलिसिस तो करते ही हैं, तो ये साइनाइड्स और एस्टर्स दोनों को ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो अपन को नहीं चाहिए, अपन दो दो एल्डिहाइड ग्रुप्स नहीं चाहते, तो डी ऑप्शन सही नहीं रहेगा। यहाँ जो बेस्ट पॉसिबल रूट है वो सेकंड वाला है। सेकंड वाले रूट से अगर अपन जाएं और पहले B2H6 यूज करें, तो पहले तो एसिड ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में, एस्टर इंटैक्ट रहेगा और साइनाइड भी। और उसके बाद SnCl2 स्टीफन्स रिएक्शन, ये स्पेसिफिकली बस साइनाइड्स की रिएक्शन है, यहाँ पर एस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस जब करूंगा तो आपको क्या लगता है, कोई चेंज आएगा क्या? हाइड्रोलिसिस एस्टर का करने पर हाइड्रोलिसिस। एस्टर्स हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और एस्टर्स हाइड्रोलाइज होकर COOH में बदल जाएंगे, इथेनॉल अलग हो जाएगा। इस तरह से अपन को एसिड ग्रुप भी मिल जाएगा, एल्डिहाइड भी मिल जाएगा और अल्कोहल भी मिल जाएगा। तो इसमें अपन को सारे ऑप्शंस केयरफुली देखने पड़ेंगे, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग एजेंट्स की सही नॉलेज होने पर ही हो पाएगा। हाँ संगम बोलो, संगम पूछो।
Am I audible? हाँ हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि जो इसमें जो चारों ही ऑप्शंस में जो थर्ड था वो H3O+ है, तो अगर वैसे तो इसमें नहीं बता रखा, लेकिन क्या इसमें हमें मानना होता है कि जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो भी हमें फर्दर रिएक्शन करवानी है उसकी H3O+ से? अल्कोहल ग्रुप की H3O+ से फर्दर रिएक्शन करा के क्या मिलेगा? H3O+ डेल्टा रहता, हीटिंग रहता तब तो एल्कीन बना देते। ओके, अल्कोहल के प्रोटोनेशन से तो ऐसा कुछ भी ऑब्टेन नहीं होगा, सिर्फ हालांकि नॉर्मल उसमें तो टेम्परेचर्स ऑलरेडी पर। प्रोडक्ट दे रखा है, पर बस अगर ऐसी सीक्वेंस लिखी हुई आ जाए तो फिर हमें यही पूछा था कि एल्कीन तक ले जाना है या फिर बस उसको अल्कोहल से के ग्रुप से H3O+ डेल्टा दे रखा है, हीटिंग दे रखी है, तब एल्कीन तक ले जाने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज सिर्फ अल्कोहल पर रुकना है। अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन और एल्कीन्स का हाइड्रेशन ये बस ऑपोजिट रिएक्शंस होती हैं। टेम्परेचर कम रहता है तो एल्कीन्स हाइड्रेट होकर अल्कोहल बना लेते हैं, टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो अल्कोहल्स डिहाइड्रेट होकर एल्कीन बना लेते हैं। तो अगर हीटिंग गिवन होती है तभी अपन एल्कीन बनाते हैं। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एल्कीन है, ओजोनोलिसिस कराई, प्रोपेनोन और इथेनॉल बने इक्विमोलर रेशियो में। एडिशन ऑफ HCl to alkene A gives B as the major product. The structure of product B is, तो ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले प्रोपेनोन और इथेनॉल को कंबाइन करके एल्कीन बनाए, क्या रहा होगा एल्कीन? प्रोपेनोन एसीटोन है, इथेनॉल एसिटल्डिहाइड है, तो एल्कीन ए ये रहा होगा। और उसके बाद HCl से रिएक्शन जब कराएंगे तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से होते हुए प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। तो ये तो आसान था। 21st क्वेश्चन, HBr H2O2, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ HBr, खराश इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो CH2Br एंड पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। फिर NaCN से रिएक्शन करा रहे हैं तो साइनाइड बन जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस तरह के रूट से आप फैमिलियर होंगे, 1 2 3 इस तरह से। और फिर SOCl2 इसको एसिड क्लोराइड में बदल देगा। COCl। और फिर अगले स्टेप में FeCl3 जो है ये एक ल्यूइस एसिड होता है और वही काम करेगा जो AlCl3 करता है, क्लोराइड आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एसाइल कार्बोकेटायन बनेगा। एसाइल कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा और इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, 1 2 3, एक सेकंड, मैंने कुछ एक कार्बन कम कर दिया, मैंने एक कार्बन और होना चाहिए। 6 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए। यहाँ पर एक कार्बन बढ़ चुका था साइनाइड से रिएक्शन के बाद, so let us increase one more carbon, 1 2 3 4 कार्बन्स हैं। और फाइनली यहाँ जो रिंग बनेगी ये 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। वन टू थ्री फोर 6 मेंबर्ड रिंग, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन। ये भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। NaNH2 सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को पुल करना चाहेगा। इसके 2 मोल्स गिवन है, सबस्ट्रेट के 1 मोल होंगे। तो सवाल यही है कि कौन से 2 एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होंगे। ठीक है ना, 2 सबसे एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना चाह रहे हैं अपन। तो पहला तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। इसके अलावा यहाँ पर ये टर्मिनल एल्काइन है, ये फिनॉल है और ये भी फिनॉल है, पर इस फिनॉल के साथ यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है।
भले ही मेटा पोजीशन पर लगा हुआ हो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन ये है, उसके बाद सेकंड नंबर पर ये है, थर्ड नंबर पर ये है, फोर्थ नंबर पर ये है। फिनॉल्स के मुकाबले तो टर्मिनल एल्काइंस लेस एसिडिक होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो रिमूव होने के बाद ये प्रोडक्ट बनना चाहिए CH, और ये वाला फिनॉल ग्रुप टच नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है। 23rd क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी। कन्वर्जन के लिए सही सीक्वेंस पहचानना है। तो आप देख सकते हैं कीटो ग्रुप पर एक मिथाइल ग्रुप आकर लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक हुआ होगा, तभी एक तरह का मिथाइल ग्रुप लग सकता है। इसके अलावा ये जो CHO है, इस पर ये 2 मिथाइल ग्रुप्स लग गए। 2 मिथाइल ग्रुप्स तभी लग सकते हैं जब ये एस्टर बन जाए। एस्टर्स में ही आप जानते हैं 2 बार मिथाइलेशन हो सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से। डियोन, सही बोल रहा हूं ना मैं? इसका मतलब ये हुआ कि इसको पहले ऑक्सीडाइज किया गया होगा। अगर आप सारे ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में अपन पहले टॉलेंस रिएजेंट यूज कर रहे हैं। टॉलेंस रिएजेंट इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा, COO माइनस, CO माइनस, और जो भी काउंटर आयन है वो रहेगा यहाँ पर। और फिर अगले स्टेप में इसका एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं, एसिडिफाई करके, एसिडिफिकेशन एंड देन एस्टरिफिकेशन, C डबल बॉन्ड O OCH3। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनेगा, और एस्टर बनाने के बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन डेफिनेटली एक्सेस में लेकर चल रहे होंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन्स पर अटैक करना प्रेफर करता है एज कंपेयर टू एस्टर्स, लेकिन एक्सेस में लोगे तो एस्टर्स पर भी रिएक्ट करेगा और 2 बार रिएक्ट करेगा, और इस तरह से फिर अपन डिजायर्ड प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे। आफ्टर इट्स एक्वस वर्क अप, इसमें पानी डालेंगे तब जाकर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एक्वस वर्कअप को तो अक्सर क्वेश्चंस में इग्नोर ही कर देते हैं, कई बार पानी नहीं डालते, पर ये तो अंडरस्टूड ही है कि वाटर ऐड करना पड़ेगा, एसिडिफाई करना पड़ेगा। सर एस्टर से रिएक्शन कैसे होता है सर? चलो फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर हो गया। एस्टर से रिएक्शन 2 बार में होता है, जैसे ये एस्टर हो CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr। ये वाला बॉन्ड मेजरली आयनिक है, तो ये पहले इस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग के बाद इस तरह का ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर ये जो इंटरमीडिएट है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ये वापस इधर ओवरलैप करने जाएगा, पर इस बार मिथाइड तो डिपार्ट नहीं करेगा। मिथेनाइड आयन इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, मिथॉक्साइड आयन डिपार्ट करेगा। मिथॉक्साइड आयन डिपार्ट करने के बाद कीटोन बन जाएगा, और फिर कीटोन पर फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। इस तरह से 2 बार अटैक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O2 है। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का काउंट ऑलमोस्ट बराबर हो या आसपास हो, तो आप समझ जाइए बेंजीन रिंग डेफिनेटली प्रेजेंट है। ये एसिटोफिनॉन के साथ रिएक्ट करता है। एसिटोफिनॉन ये होता है, एसिटोफिनॉन के साथ रिएक्ट करता है और सिंगल क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाता है। सिंगल क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या है? क्या समझ में आ रहा है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि देखो, ये एसिटोफिनॉन में तो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन,
लेकिन इस कंपाउंड में देयर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होता है तो दो तरह से क्रॉस प्रोडक्ट बन सकते थे। एक का अल्फा हाइड्रोजन निकाल के दूसरे पर अटैक कराते, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन निकाल के पहले वाले पर अटैक कराते। आ रही है आपको बात समझ में? तो यहाँ पर सिंगल क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलने का मतलब है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एसिटोफेनॉन के पास तो है अल्फा हाइड्रोजन। The same compound on reaction with concentrated NaOH forms benzyl alcohol as one of the products. इसका मतलब यहाँ पर ये कैनेजारो रिएक्शन की बात कर रहा है। कैनेजारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है जिसमें हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस देखकर ही पता चलेगा आंसर क्या होना चाहिए। आंसर ये नहीं है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन देना है तो ये भी नहीं होगा, और अल्फा हाइड्रोजन होने नहीं चाहिए तो ये भी नहीं होगा। आंसर सिर्फ ये हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 25th क्वेश्चन, एरिथ्राइटॉल। एरिथ्राइटॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। और ये कैसे बनता है? ये एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से बनता है। देखो, पहले तो इनमें क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड अपन एक्सेस में लेकर चलते हैं, ज्यादा अमाउंट में लेकर चलते हैं, और इस वजह से फॉर्मल्डिहाइड बार बार ऐसे प्रोडक्ट पर अटैक करता रहता है। सबसे पहले आप यहां से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करोगे, जो इनोलेट आयन बनेगा वो इस फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा और इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। वृंदा, ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब इस प्रोडक्ट के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन फिर से एब्स्ट्रैक्ट होता है और फिर से ये फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करता है। तो इसके बाद ऐसे 2 मोर स्टेप्स ऑफ क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं करवाते, 1 by 1 क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस करवाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है, तो जैसे ही H+ एब्स्ट्रैक्ट होता है वो फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक कर देता है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड अपन लार्ज एक्सेस में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और फिर ये प्रोडक्ट बन जाता है आफ्टर 3 स्टेप्स ऑफ क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस। लेकिन अभी भी फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या होगा? अब क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन होगी, और आपको यह ध्यान रखना है कि क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन में जब भी फॉर्मल्डिहाइड एक पार्टनर हो तो फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा वाला प्रोडक्ट रिड्यूस होगा, और रिडक्शन के बाद यहाँ पर एक और CH2OH ग्रुप आ जाएगा। तो 4 CH2OH ग्रुप्स आ गए। इस पूरे प्रोसेस में कितने स्टेप्स एल्डोल के और कितने स्टेप्स कैनेजारो के शामिल हैं? 3 एल्डोल कंडेंसेशंस एंड 1 कैनेजारो रिएक्शंस। कंडेंसेशन वैसे नहीं बोलना चाहिए था, कंडेंसेशन तो वाटर के लॉस के बाद बोलते हैं, सिर्फ एल्डोल रिएक्शन बोलना चाहिए था। 3 एल्डोल रिएक्शंस एंड 1 कैनेजारो रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 26th क्वेश्चन, यहाँ पर भी कैनेजारो रिएक्शन के बारे में ही बोला हुआ है। कैनेजारो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? ये तो आपको पता होगा, हाइड्राइड का लॉस, एक मॉलिक्यूल से हाइड्राइड आयन का निकलना और दूसरे मॉलिक्यूल पर उस हाइड्राइड आयन का अटैक करना। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है, क्योंकि हाइड्राइड आयन एक पुअर लीविंग ग्रुप है, पुअर लीविंग ग्रुप। कैनेजारो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके लिए 2 मैकेनिज्म्स बताए जाते हैं।
OH माइनस थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन पर रहता है तब ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर होती है, और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहती है तो ये रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर हो जाती है। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन के लिए दो वैलिड मैकेनिज्म्स हैं। पहले OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, और फिर ये जो एल्कोक्साइड आयन बना है, अगर इसके आसपास कोई दूसरा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल रहता है तो यहाँ से हाइड्राइड डिपार्ट करके उस पर अटैक कर सकता है। ये इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। हालांकि हाइड्राइड एक पुअर लीविंग ग्रुप है। देखो यहाँ से अगर OH माइनस डिपार्ट कर जाए, OH माइनस डिपार्ट कर जाए तब तो अपन वापस यहीं पहुंच जाएंगे, तो ये रिएक्शन अपने आप में रिवर्सिबल भी है। वैसे तो OH माइनस एक अच्छा लीविंग ग्रुप है H माइनस के कंपैरिजन में, तो OH माइनस के लीव करने से तो आप वापस यहीं पहुंच जाओगे, और H माइनस लीव करा तो फिर ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी, क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन हो जाएगी, क्रॉस नहीं सेल्फ कैनेजारो है ये तो। PH C डबल बॉन्ड O OH, PH CH2O माइनस, और फिर CH2O माइनस यहाँ से H प्लस पुल कर लेगा, PHCO माइनस प्लस PH CH2OH। तो हाइड्राइड का ट्रांसफर सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला स्टेप है, और वही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27th क्वेश्चन, विगरस ऑक्सीडेशन बाय परमैंगनेट सॉल्यूशन। परमैंगनेट सॉल्यूशन से विगरस ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड का भी क्लीवेज होगा और एल्डिहाइडिक ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर कीटोन बनेगा, और बहुत ही विगरस कंडीशंस यूज करोगे तो कीटोन भी ब्रेक होकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फिलहाल ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर COOH होना चाहिए और यहाँ C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ठीक है ना, एल्डिहाइड तो नहीं बच पाएगा, अल्कोहल भी नहीं बच पाएगा, ये भी सही नहीं है। सही ऑप्शन यही हो सकता था, पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पर ये जो COOH है इधर लगेगा और यहाँ पर कीटोन रहेगा, कीटोन प्लस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको मैलोनिक एसिड बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन में। आगे आते हैं 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में ये अल्कोहल ग्रुप अलग है CH2OH, ये अमाइड अलग है, ये अमाइड है, ये एसिड है, ये भी एक अल्कोहल है, फिनॉल ग्रुप है। ठीक है, HCl CCl4। ऑप्शंस अगर देखें तो यहाँ पर अल्कोहल और एसिड को यूज करके या अल्कोहल और अमाइड को यूज करके एस्टर बनाने के बारे में सोचा गया है। एट द सेम टाइम एक अच्छी रिंग भी बननी चाहिए, मोर स्टेबल रिंग भी बननी चाहिए। अगर मैं इस अल्कोहल और इस अमाइड के बीच में एस्टर बनाने के बारे में सोचूं तो 1 2 3 and 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, विच इज लेस स्टेबल। फिर ये जो अल्कोहल है ये इस अमाइड के साथ भी एस्टर बना सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी एस्टर बना सकता है, लेकिन अमाइड में जो NH2 है वो एस्टर फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पुअर लीविंग ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी एस्टर फॉर्मेशन में ज्यादा है अमाइड्स के मुकाबले, और इसी बात को इस क्वेश्चन में चेक किया जा रहा है कि आप जो एस्टर बनाओगे वो अमाइड ग्रुप के साथ बनाओगे या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ बनाओगे। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ बनाओगे, तो इसके वजह से आंसर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें और कोई चीज नहीं चेक हो रही है, कोई क्लोरीनेशन नहीं करेंगे बेंजीन रिंग पर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन रिंग पर इस तरह से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। 29th क्वेश्चन, ये तो आसान है।
COOH ग्रुप पर जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से सोचेंगे यहाँ पर, तो CF3 ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है नेगेटिव में, उसके बाद OMe का है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होना चाहिए? C, फिर B, C के बाद B होना चाहिए। और यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसकी ये एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कम करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सो D शुड बी द वीकेस्ट। आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन तो इजी है। ये कौन सी रिएक्शन है? हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। अल्फा क्लोरीनेशन, अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और उसके बाद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH लिखने का मतलब हमेशा एलिमिनेशन है, इसमें आपको कभी धोखा नहीं होगा। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन के लिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए यूज में लेते हैं। और यहाँ पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इसी तरह से हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनेगा जो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, वो भी इसको स्टेबल बना रहा है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है। हाँ संगम बोलो। सर जब हम 1Cl2 और रेड फॉस्फोरस लिखते हैं तो मतलब एक क्लोरीन को अटैच करना है। राइट, एक ही क्लोरीन अटैच होगा यहाँ पर। वैसे तो HVZ रिएक्शन में मोनोक्लोरीनेशन ही करते हैं। दो और उसमें कंफ्यूजन था। नहीं, यहाँ पर कोई डाइक्लोरीनेशन नहीं करते हैं, मोनोक्लोरीनेशन ही करवाएंगे। ओके। तो इसमें अपन ने वैरायटी ऑफ रिएक्शंस कवर करे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, reducing agents, Grignard reagents and leaving groups, aldol reactions, Cannizzaro reactions पर बात करी। नेक्स्ट क्लास में अपन अमीन्स पर बात करेंगे और एक दो टॉपिक्स भी लेंगे जो रिवीजन शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। आज के लिए फिलहाल इतना ही।